नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक बात बहुत चर्चा में है। हुआ क्या कि केजरीवाल ने, जो दिल्ली के इसमें मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा गणेश और लक्ष्मी की भी फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया में वहाँ पे 85% मुस्लिम हैं और हिंदू मात्र 2% हैं, फिर भी वहाँ पे गणेश की मूर्ति है वहाँ की नोटों पर, तो भारत में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर के कुछ लोग तंज कसने लगे कि मतलब राजनीति कर रहे हैं ये हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर के। तो कुल मिला के हमें वहाँ नहीं जाना है। हम आज चर्चा करेंगे कि जो भारतीय नोटों में फ़ोटो है, जैसे कि महात्मा गांधी का फ़ोटो है इस समय, है ना, तो क्या हमेशा से महात्मा गांधी का फ़ोटो रहा है या अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों का रहा है। तो इसका हम एक इतिहास देखेंगे संक्षिप्त में कि जब नोटों का प्रचलन भारत में शुरू हुआ तो किस प्रकार के नोट छपे और कैसे कैसे किनके किनके चित्र छपते गए और इसमें क्या क्या संशोधन होता रहा। ठीक है, तो वीडियो छोटा ही है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। देखिए, हम और आप सब जानते हैं कि बैंकों का काम क्या होता है। बैंकों का दो काम होता है। एक काम तो होता है कि हमारी वो जमा को स्वीकार करते हैं, रखते हैं अपने पास, हम उसके बदले में हमको कुछ ब्याज देते हैं। एक काम तो ये होता है जमा कराना। दूसरा होता है कि वो लोगों को लोन भी देते हैं, है ना। तो लोगों को लोन भी देना, कुछ उसके बदले वो ब्याज लेते हैं। तो लोन लेना एक तरह से और लोन देना बैंकों का काम होता है। तो भारत में पहले ये काम महाजनों द्वारा होता था। जो एक महाजन होते थे, सेठ होते थे, वो क्या करते थे, गरीबों को जो उनको ज़रूरत पड़ती थी उनको देते थे, बदले में वो ब्याज लेते थे। तो इसी का विकसित रूप क्या हो गया, आधुनिक बैंक हो गया। तो भारत में अगर हम बात करें तो 1770 में सबसे पहले एक बैंक खोला गया जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब जाहिर सी बात है कि 1770 की अगर बात है तो उस समय तो कोई सरकारी संस्था नहीं थी, सरकार नहीं थी, सब जगह अलग अलग राजा होते थे, सब जगह का अलग अलग शासन होता था। तो कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जब स्थापना हुई तो इसका मतलब निजी क्षेत्र में हुई, यानी कई सेठों ने मिलकर के इस बैंक को बनाया। अब कहाँ बनाया, कलकत्ता में। इस समय कलकत्ता का नाम कोलकाता है, उस समय कलकत्ता हुआ करता था। और कलकत्ता में पूरा पश्चिम बंगाल जो आज है और उधर उड़ीसा, बिहार, ये सारे शामिल थे उस समय। कलकत्ता में बहुत बड़ा एक देश कह सकते हैं था उस समय। तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने इसकी स्थापना भी हुई। हालांकि ये बैंक 1832 में बंद हो गया, इस समय ये कार्यरत नहीं है। 1832 यानी बहुत पहले ही बंद हो गया। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने सबसे पहले कागज़ के नोटों का प्रचलन किया। जब ये बैंक एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद ही कागज़ के नोट। अब आगे अगर बढ़ें तो बहुत अगर आगे आ जाएं तो हम बात करते हैं 1917 की। अब जाहिर सी बात है काफ़ी लंबे समय के बाद, अब इस समय अंग्रेज़ों का शासन है, पूरी तरह से भारत में अंग्रेज़ों का शासन है। अब जो भी काम करेंगे वो कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे एक तरह से। तो 1917 में ब्रिटिश भारत में नोट जारी किए गए, कागज़ के नोट। तो नोट जारी हुए, कौन जारी किया, अंग्रेज जारी किए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जब आगे चलते हैं 1928 में, अंग्रेजों के ही समय 1928 में एक सेंटर बनाया गया नोट छापने का नासिक में। तो जो आज भारत के नोट छपते हैं नासिक में और जगह, तो वो 1928 से ही वो इस्टेब्लिश हो गए थे और नासिक में ही बैंकों का छपाई शुरू हो गया था, अंग्रेजों के ज़माने से ही, महाराष्ट्र में। अब उस समय महाराष्ट्र नहीं था, उस समय बम्बई था। बम्बई, इस बम्बई में क्या थे, बम्बई में गुजरात भी था और बम्बई में महाराष्ट्र भी था। तो गुजरात और महाराष्ट्र एक मिक्स हुआ था, बम्बई था। 1960 में बम्बई के दो भाग कर दिए गए, यानी आज़ादी के बहुत बाद। 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद 1960 में बम्बई के दो भाग कर दिए गए। एक गुजरात कर दिया गया गुजराती भाषा लोगों के लिए, क्योंकि भाषा के आधार पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। तो जो लोग गुजराती बोलते थे वो उनके लिए गुजराती राज्य बना दिया गया, और जो लोग मराठी बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई नहीं, बम्बई में क्या था, नासिक था। 1928 में वहाँ पे नोटों की छपाई शुरू हुई। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकार ने खरीद लिया। यानी जब RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, तो ये कैसा था, प्राइवेट था, प्राइवेट बैंक थी ये।
केंद्रीय बैंक थी लेकिन प्राइवेट बैंक थी। और बाद में 1949 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकार ने इसको खरीद लिया। तो जब ये प्राइवेट सेक्टर में ही थी आरबीआई, तो आरबीआई ने ही 1938 में नोट जारी किए 5 रुपए का, 5 रुपए का नोट जारी किया आरबीआई ने। यानी भारत में पहली बार 5 रुपए का नोट जारी हुआ 1938 में, यानी भारत की आज़ादी के पहले ही। और इस नोट पर इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज खस्टम की फोटो थी। जॉर्ज, वहाँ पे जॉर्ज नाम होता है ना, जॉर्ज ये 6, जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकेंड, जॉर्ज 3, 4 ऐसे ऐसे होते होते मतलब नंबर बदलता है, नाम वही रहता है। तो 6वें जो नंबर के थे जॉर्ज, उनकी फ़ोटो लगी थी 5 रुपए के नोट पे। कौन जारी किया था? आरबीआई जारी किया था। बाद में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को सरकार ने खरीद लिया, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया था। तो अब जब सरकार ने खरीद लिया तो ये सरकारी बैंक हो गई एक तरह से। तो उसके बाद 12 अगस्त 1949 को अब आरबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक हो गई है। तो 12 अगस्त 1949 को इसने 1 रुपए का नोट जारी किया, 1 रुपए का नोट। और इस नोट पर अशोक का स्तंभ था। क्या था? अशोक का स्तंभ। आप फोटो देख लीजिए। तो जो 1 रुपए की नोट छपी थी उसमें अशोक का स्तंभ था। और बाद में संशोधन हुआ इसमें, बाद में गेटवे ऑफ इंडिया की भी फ़ोटो लगाई गई, फिर बाद में बृहदेश्वर मंदिर की फ़ोटो लगाई गई इस पर, फिर बाद में बहुत बाद में महात्मा गांधी की सीरीज शुरू हुई। अभी तक की जितनी भी नोटें हैं उसमें कहीं भी महात्मा गांधी का फ़ोटो नहीं है। ठीक, अभी तक सब अलग अलग चल रहे हैं। 1949 के बाद अगर हम बात करें 1954 की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष आरबीआई ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के नोट छापे। एक नोट 1000 रुपये का था, एक नोट 5000 रुपये का था, और एक नोट 10,000 रुपये का था। देखिए, आरबीआई का जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें लिखा गया है कि आरबीआई अधिकतम कितने कीमत तक की नोट छाप सकती है। तो आरबीआई 10,000 रुपये तक की नोट छाप सकती है। एक बार भारत में छप भी चुकी है 1954 में। तो 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 की नोट छापी गई। तो जो 1000 रुपये की नोट थी, इस पर तंजौर का जो मंदिर है उसकी फ़ोटो लगी थी। तंजौर का मंदिर की फ़ोटो थी 1000 के नोट पर। गांधी जी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। तंजौर का मंदिर की फ़ोटो थी। और जो 5000 की नोट थी, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है ये? एक है इंडिया गेट दिल्ली में, एक है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ताज होटल के ठीक सामने। फिल्मों की बड़ी शूटिंग हुई है वहाँ पे, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। उसी के सामने जो ताज होटल है ना, उसी पर नवंबर 2008 में आतंकी हमला हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया की फ़ोटो लगी थी 5000 की नोट पे। और जो 10,000 की नोट छपी थी, इस पर जो फोटो लगी थी वो थी अशोक की, अशोक का स्तंभ, अशोक का स्तंभ। ठीक, फिर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये सब भी नोटें थी। सब में अलग अलग था। अभी हम बताएंगे कौन कौन सी किस्में थी। अभी हम थोड़ा इतिहास देख लें इसका। 1954 हो गया ना। अब देखो 1969 में आ जाइए सीधे। क्या है ये? इंपॉर्टेंट शताब्दी ईयर है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और भारत की आज़ादी में गांधी जी नायक थे, है ना। अब 1969 जब आया तो इसका मतलब गांधी जी की शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। तो गांधी जी को महत्व देने के लिए 1969 से सभी भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपने लगी। गांधी की तस्वीर, यानी गांधी की तस्वीर के सीरीज के सारे नोट शुरू हुए कब? 1969 से। और 1969 में बैंकिंग क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ था। जो लोग अर्थशास्त्र पढ़े होंगे, इकोनॉमी, वो जानते होंगे कि 1969 में 14 मुख्य राष्ट्रीय प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक थी, विजया बैंक थी, कि बहुत सारी बैंकें थी। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी 14 प्राइवेट बैंक थी, उनको सरकार ने खरीद लिया था 1969 में। तो उसी समय जितनी भी नोटें थी आरबीआई ने जारी किया। देखो, जब नोट जारी होता है ना, तो आरबीआई और भारत सरकार दोनों संयुक्त रूप से सहमत होते हैं, तब कोई नई नोट जारी होती है। तो 1969 में भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपने लगी थी। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जितनी भी भारतीय नोटें हैं 1 रुपये के अलावा,
₹2, ₹5, ₹10, ₹50, ₹100, जितनी भी नोटें जारी होती हैं, सब में आरबीआई के जो मुख्य गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होता है, तो जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। जैसे इस समय कोई भी नोट छप रही है तो इस समय जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका सिग्नेचर होगा। फिर जो आरबीआई गवर्नर आएंगे उस समय जो नोट छपेगी उनका सिग्नेचर होगा। लेकिन ₹1 के नोट में आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता। ₹1 के नोट में भारत के वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, क्योंकि भारत का वित्त मंत्रालय उसको जारी करता है ₹1 का नोट। बाकी के नोट में आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो ₹10, ₹20, ₹50 के नोट थे उनमें महात्मा गांधी के पहले किन की तस्वीर हुआ करती थी। तो देखिए, गांधी जी के पहले जो ₹2 की नोट हुआ करती थी उसमें आर्यभट्ट एक उपग्रह है, आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट उपग्रह। वैसे तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे गुप्त काल में, प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उन्हीं के नाम पे एक उपग्रह छोड़ा गया था, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट उपग्रह की फोटो थी ₹2 के नोट में। और ₹5 के नोट में कृषि यंत्रीकरण, यानी कृषि के जो यंत्र होते हैं उनका कुछ फोटो हुआ करता था ₹5 के नोट पर। ₹10 के नोट पर मोर का चित्र होता था। ₹20 के नोट पर रथ का पहिया होता था। और ₹100 के नोट पर हीराकुंड बांध, इसका फोटो था। 1969 से जो सीरीज शुरू हुई उसमें गांधी जी की फ़ोटो छपने लगी। बीच में अभी चर्चा हुई थी कि मतलब गांधी जी के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम की भी फ़ोटो होनी चाहिए भारतीय नोटों पर, हालांकि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी क्रम में इस समय जो बयान दिया है केजरीवाल ने कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की जो है फ़ोटो होनी चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि लक्ष्मी जो होती हैं धन की देवी होती हैं, धन की पूजा करते हैं लोग लक्ष्मी के लिए, और साथ में गणेश बुद्धि के देवता हैं, मतलब बुद्धि प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा होती है। दीपावली के ही समय पर इन दोनों की पूजा होती है। तो भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश का फोटो होने से उनका जो है आशीर्वाद हम पर आएगा, इस तरह उन्होंने तर्क दिया। अब कितना इस पर अमल किया जाएगा कितना नहीं किया जाएगा वो तो बाद में देखेंगे हम। इस समय अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में आरबीआई ₹10 का नोट, ₹20 का नोट, ₹50 का, ₹100 का और किसका ₹200 का, ₹500 का और ₹2000 का नोट छाप रही है। न 5000 की नोट इस समय छप रही है न 10,000 की। छपी थी 1954 में, बंद कर दी गई बाद में। पाकिस्तान में भी छपी थी 10,000 की नोट, लेकिन भारत में भी सबसे बड़ी नोट यानी सबसे बड़ी कीमत की नोट ₹2000 है। इसके ऊपर की अभी नोट नहीं छप रही है। अब अगर बैंकों की अगर आप बात करें तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपको बहुत विस्तार से बता सकते हैं बैंकों के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है हर इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोग जो जानकारी ले वो केवल नौकरी करने के लिए ही, यानी नौकरी करना है हम तभी जानकारी लेंगे पढ़ेंगे अन्यथा हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को जानकारी रखनी चाहिए। अगर बहुत पहले की अगर हम बात करें तो 1806 में, जाहिर सी बात है जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो 1806 में एक बैंक खोली गई थी जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बैंक थी 1840 में स्थापना हुई थी जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर 1843 में एक बैंक की स्थापना हुई थी जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ये बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। तीनों प्रेसिडेंसी, मुख्य 3 प्रेसिडेंसी थी भारत में, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो जो कुछ भी नया चीज़ होता था वो इन्हीं तीनों जगह होता था। यहाँ अलग गवर्नर होते थे, यहाँ अलग गवर्नर, यहाँ अलग गवर्नर, फिर तीनों को ज्वाइंट करके एक मुख्य गवर्नर बनाया गया, तो जिसको कहा गया कि बैंक ऑफ बंगाल जो है भारत का गवर्नर जनरल होगा, तो तीनों प्रेसिडेंसियों का मालिक होगा। सबसे टॉप, जैसे इस समय पूरे देश का राष्ट्रपति होता है ना, उसके बाद हर राज्य का राज्यपाल होता है, तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, पूरे सेंटर को देखता है, राज्यपाल केवल अपने राज्य को। तो वैसे ही यहाँ के जो मतलब एक होते थे राज्यपाल जैसे होते थे जिनको गवर्नर बोला जाता था। इन सबको डील करने के लिए एक भारत का मुख्य गवर्नर होता था। तो जो भी काम होता था मुख्य 3 जगह होता था। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक अपने अपने क्षेत्र में चल रही थी, प्राइवेट सेक्टर में थी और ये चलती रही। फिर उसके बाद 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, मतलब इकट्ठा कर दिया गया तीनों बैंकों को। ध्यान रखिएगा 1921 जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है अर्थशास्त्र की दुनिया में, कभी आपको बताएंगे। तो 1921 में इन तीनों को मर्ज करके एक नया नामकरण किया गया इनका, उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या इंपीरियल बैंक। और ये इंपीरियल बैंक प्राइवेट सेक्टर की थी, यानी प्राइवेट बैंक थी, और ये चलती रही। भारत की आज़ादी के समय ये बैंक चल रही थी। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब भी ये बैंक चल रही थी। फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक को सरकार ने खरीद लिया। इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1955 में, यानी इंपीरियल बैंक को सरकार ने खरीद लिया और 1955 में। और फिर इसका नामकरण भी कर दिया अलग से, जिसका नाम रखा गया SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, जो आज भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया और ये इंपीरियल बैंक 1955 में SBI के नाम से आज भी चल रही है। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा संक्षिप्त बैंकों का, और उसने कितने प्रकार के नोट जारी किए, उन नोटों पर किस प्रकार के लोगों का चित्र छपा था, उसकी जानकारी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, कहेंगे, तो मेरा ये बहुत फेवरेट टॉपिक भी होता है इकोनॉमी। मैं एकदम बहुत व्यवहारिक, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ का टीचर भी हूँ, तो मैथ का संबंध थोड़ा इकोनॉमी से होता है। तो उसमें GDP, GNP और रुपए कैसे गिर रहा है, कैसे बढ़ता है, आयात निर्यात, मतलब बहुत प्रैक्टिकल होता है ये, और ज़्यादातर मास्टर पे बेस्ड होता है। अगर समझाने वाला अच्छा हुआ तभी लोग समझ पाएंगे, समझाने वाला अगर ठीक नहीं है तो समझ भी नहीं पाएंगे लोग। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस पर हम बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे। इसी से फिर मिलता जुलता आप आगे आएंगे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, है ना। कि वित्त बाजार के दो भाग होते हैं, एक होता है मुद्रा बाजार, एक होता है कैपिटल बाजार। तो मुद्रा बाजार में ये सारी बैंकें आती हैं, बैंक वाले काम होते हैं। कैपिटल वाले में सेबी, शेयर मार्केट, ये सब, बीमा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।